हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5, जिसका हम पार्ट 1 करेंगे। इसमें इसके 50 क्वेश्चंस, तो इससे पहले 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। और इसी टाइप से सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जनरल पेपर का भी है, आप वो भी देख सकते हैं। और हमने करंट अफेयर का जो स्टार्ट किया है तो उसमें मार्च का करा दिया है, तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा हो। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो रीतिकाल का समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना है? तो ये माना है 1700 से लेकर 1900 तक। तो इन्होंने पूरे जो 900 साल थे उन्हें जो है पूरे 4 भागों में डिवाइड किया था। ये भी पूछा गया था पहले वाले सेट में कि ये जो डिवाइडेशन किया था ये किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो किस टाइप से किया था? पहला किया था आदिकाल में, तो पहला था आदिकाल, फिर था पूर्व मध्यकाल। आदिकाल को बोला गया था वीरगाथा काल। फिर पूर्व मध्यकाल था, उसे भक्ति काल बोला गया था। फिर था उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल बोला गया था 1700 से 1900। फिर लास्ट था आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल बोला गया था। नेक्स्ट है, हिंदू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। और इसी टाइप से एक तो है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हमें अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा तो वो किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर आ जाए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो ऑप्शन इसीलिए दोनों दिए हुए हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। आलोचनात्मक आएगा तो राम कुमार वर्मा, और अगर ये वर्ड नहीं होता तो होता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये भी है आचार्य प्रसाद द्विवेदी की, और हिंदी साहित्य की भूमिका भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है। लेकिन जो हिंदी साहित्य की आलोचना है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो ये जो हिंदी साहित्य की भूमिका थी इनकी, ये कौन से ईयर में आई थी? 1940 में। और उद्भव और विकास 1952 में। और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ये दोनों सेम में 52 में, और पहले आई थी हिंदी साहित्य की भूमिका। नेक्स्ट है, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है। तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास लिखा था। तो ये मतलब किसने लिखा था? अपने नाम से लिखा था शिव सिंह। इनका जो नाम था वो था शिव सिंह के आगे सेंगर, और जो लिखी थी हिंदी भाषा में ग्रंथ वो शिव सिंह सरोज है। इसका रचनाकाल का कौन सा है? 1883 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये जो कड़वक शैली है इसका प्रयोग किस किस में हुआ है पहले हमें ये देखना होगा। जम्बू स्वामी रास में, पहुचरई में और महापुराण में। लेकिन जो पाहुड़ दोहा है इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 बरस लो कूकर जिए औ 13 लो जिए। नेक्स्ट है, 12 बरस लो कूकर जिए अरु 13 लो जिए सियार। तो ये हिंदी की बुक में मिलती थी ये पंक्ति। ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति किसकी है? जगनीक की। परमल रासों में। और ये जगनीक ने कौन सी बुक में लिखी है, मतलब अपने कौन से साहित्य में लिखी है? ये परमल रासों। ये भी पूछ सकते थे कि ये कहाँ से ली गई है? परमल रासों से। और किसकी है? तो आ जाएगी जगनीक की। नेक्स्ट है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा जो भाषा होती है उसको क्या कहा जाता है? संधा। बौद्ध धर्म के जो वर्ज्यान या फिर बोल सकते हैं सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले थे सिद्ध कवि, उन्होंने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया था, और इसी को बोला जाता है संधा। मतलब संध्या थी और इसको वैसे बोला गया है संधा। तो ये संध्या या संध्या दोनों में से कोई भी नाम आएगा तो यही होगा। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं कवि हरिदास। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये पूछ लें इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? सखी संप्रदाय की। और ये दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के, जो अकबर के दरबारी कवि थे तानसेन जो थे वो स्वामी हरिदास के ही शिष्य थे।
नेक्स्ट है, हमें निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सुमेलित है। तो सूची फर्स्ट और सेकंड हमें दी गई है। तो पहले देखना है, फर्स्ट है विशिष्टाद्वैत। तो विशिष्टाद्वैत जो है वो किसकी है, मध्वाचार्य की। इसमें दिया गया है ऑप्शन में मध्वाचार्य, जबकि मध्वाचार्य की नहीं है, ये किसकी है, रामानुजाचार्य की। एक अगर हमें कोट करना होता तो एक हमारा थर्ड वाला होता, तो और द्वैतवाद जो है वो है मध्वाचार्य की, तो हमारा ये भी गलत हो गया। और सुविद्याद्वैत ये भी हमें पता है कि ये रामानुजाचार्य की तो होगी नहीं, जब रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैत, तो ये किसका है, ये है विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, तो ये विष्णु स्वामी का आ जाएगा। और द्वैतावेद ये है बिल्कुल मैच निर्वांगाचार्य, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अगर ऐसे ही हमें ये तो अब पूछ लिया था कौन सा सही है इसमें, और कोड करने के लिए पूछ सकते थे तो भी हमारा कोडिंग में भी आ सकता था ये क्वेश्चन, और सही सुमेलित में भी। नेक्स्ट है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म। तो कबीरदास के जन्म के बारे में जो है अलग अलग कहा जाता है, कोई सा जन्म मानता है, कोई कभी। तो यह है पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है इनका जन्म कब माना जाता है, विक्रम संवत 1455 में। और अगर सन में पूछ लिए तो विक्रम संवत में दिया है, तो 1398 में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था, और इनकी मृत्यु 1518 में मगहर नाम के स्थान पर हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो इसमें से देखनी है कौन सी नहीं है, भरवे रामायण भी है, वैराग्य संदीपनी भी है, दोहावली भी है, लेकिन जो चित्रावली है वो रचना तुलसीदास की नहीं है, ये किसकी है, सूफी कवि उस्मान की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, किसने कहा था। तो ये किसने कहा था ये बताना है, सूरदास ने, या फिर कबीरदास ने, या भिखारी दास ने, या फिर तुलसीदास ने। तो ये कहा था तुलसीदास ने, गोरख जगायो भोग भक्ति भगायो लोग, ये कथन तुलसीदास जी का है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये पंक्तियां जो है ली कहाँ से गई हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का तो है, ये तो पता चल गया। अगर ये पूछ ले कहाँ से ली गई है, कवितावली से। नेक्स्ट है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है। रास पंचाध्यायी के जो रचयिता हैं वो हैं नंददास। जो अष्टछाप के कवि हैं जिनमें 8 कवि लिए गए हैं, उसमें नंददास का जो स्थान है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और किसके बाद है, सूरदास जी के बाद जो है नंददास जी का स्थान है। इन्होंने जो रास पंचाध्यायी लिखा है, इसका अगर छंद पूछ ले तो कौन सा है, रोला छंद में इन्होंने ये लिखा है। नेक्स्ट है, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता थे महाराज जसवंत सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की सभी काव्यांकों का विवेचन या सर्वांक विवेचन, मतलब सभी काव्यांकों का विवेचन किया है। तो किस ग्रंथ की सभी काव्यांकों का विवेचन किया है ये बताना है, तो ये आ जाएगा कवि कुल कल्पतरु। ये किसने लिखी थी, चिंतामणि त्रिपाठी ने लिखी थी, जिसमें सर्वांक विवेचन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सही सम्मेलन कौन सा सही मैच है, हमें ये देखना है। तो फर्स्ट है भाषा भूषण। भाषा भूषण की इसमें दी गई है मतीराम, जबकि मतीराम नहीं है, इसका कौन सा आएंगे, जसवंत सिंह। तो ए वाला जो है अगर उसमें कोड आता है तो बाई चांस तो हमारा फोर्थ होता, जसवंत सिंह है भाषा भूषण के। फिर नेक्स्ट है अलंकार पांचासिका, इनके पद्माकर दिए गए हैं, तो इनके पद्माकर नहीं है, इनके हैं मतीराम। फिर है विष्णुपद कीर्तन, ये बिल्कुल ठीक है, इनके कौन है, रश्निधि। और रसविलास इनके दिए गए हैं हमें जसवंत सिंह, तो इनके जसवंत नहीं है, क्या है, चिंतामणि। तो ये ग्रंथ थे और ये ग्रंथकार हो गए। नेक्स्ट है, महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की कौन सी रचना है ये हमें देखनी है, तो इन सब में से है छत्रसाल दशक। और ये जो रेणुका है ये किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। और चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और दीपशिखा किसका है, ये तो फेमस है महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है। ललित ललाम जो है वो ग्रंथ है मतीराम का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भरी रही भनक बनक तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां हैं कवि देव की। महाकवि देव का जो मूल नाम था वो था देवदत्त। इन्हें देव आचार्य और कवि दोनों के रूप में ही इन्हें ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है। तो भारतेंदु
हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? भारत भारती काव्य का प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी में, और ये लिखी किसने थी? मैथिली शरण गुप्त ने। इस रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। छायावाद तत्वत प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्देश किसका है? मतलब ये किसने कहा है? तो यह कहा है महादेवी वर्मा ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो प्रगतिशील लेखक संघ के जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहला सेशन था, वो कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था, और अप्रैल 1936 में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष थे ये थे प्रेमचंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? मुक्तिबोध की कविता है ये ब्रह्म राक्षस। ये जो है किसका प्रतिनिधि है? बुद्धिजीवी का। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक ये किसने लिखी है? धूमिल ने। कवि धूमिल की रचनाएं हैं संसद से सड़क तक। इनका जो वास्तविक नाम था वो था, अगर कभी वो भी आ सकता है, सुदामा पांडे। नेक्स्ट है अब यहाँ से ग्रामर के हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चंस तो हो गए उसके गद्य के। होठों की आकृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी है? तो होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अब कौन कौन से ये दो होते हैं? एक तो होता है अवृतमुखी और एक होता है व्रतमुखी। तो एक हो गया अवृतमुखी, एक हो गया व्रतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जो है वो व्रतमुखी का की तरह गोलाकार नहीं होते हैं, या तो व्रतमुखी कह लो या गोलाकार, तो जिनमें गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें तो बोलेंगे अवृतमुखी, और जिनमें गोलाकार होते हैं उन्हें बोलेंगे व्रतमुखी। तो अवृतमुखी में कौन कौन से आएंगे? जैसे ए, आ, ई, ए, ऐ, ये सब आएंगे। और व्रतमुखी में हमारे आएंगे उसके आगे के उ, औ, औ, ये सारे। तो इसमें पूछा है कि कौन सा है, तो हमारा औ भी नहीं है, उ भी नहीं है, ओ भी नहीं है, जो शुरू वाले हैं वो आएंगे, इसमें आएगा ई। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें बोलते हैं अघोष, और जिनमें कंपन उत्पन्न होता है उन्हें बोलते हैं सघोष। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? कै, खे, शुरू के ये दो दो इस टाइप से आएंगे। एक तो सै तो होता ही है, फिर शुरू के दो हो गए कै, खे, फिर ऐसे ही चैच है, फिर टैट है, तैथ है, शैश है, इस टाइप से। तो हर वर्ग का जो है पहला और दूसरा व्यंजन तो होगा ही इसमें अघोष में, और शय तीनों टाइप के शय होंगे, हमें ये याद रखना है। तो इसमें पूछा है कौन सा है, तो ए तो होगा नहीं, व्यंजन है, क्योंकि है भी नहीं है इसमें, जय भी नहीं है, कौन सा आ जाएगा? शय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम क्या होता है? कॉमा। तो कॉमा का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट है भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, इसमें शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो दुष्चरित को हमें लिखना है कि किस टाइप से सही लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ऑप्शन ए। चरित्र हम कैसे लिखते हैं, ये तो ठीक लिखा हुआ ही है, और यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो ये जो नाम दिए गए हैं कौन सा अशुद्ध लिखा गया है? कौशल्या भी बिल्कुल ठीक है, मेघनाथ भी ठीक है, मैथिली शरण गुप्त भी ठीक है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ये ठीक नहीं लिखा गया है। इसमें जो है ये जो बीच में से आ रहा है दूसरा वाला आधा से, ये नहीं आएगा। सांस्कृतायन नहीं होता, सांकृतायन होगा। नेक्स्ट है संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता है? व्यक्तिवाचक भी होता है, जातिवाचक भी होता है, भाववाचक भी होता है, लेकिन जो निजवाचक है ये क्या होता है? सर्वनाम का भेद। और संज्ञा के में एक और कौन सा आ जाएगा? समूहवाचक हमारा। नेक्स्ट है वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो ये जो वैधव्य है किस विशेषण से बना है? ये बना है विधवा से, तो विधवा का क्या हो जाएगा? वैधव्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो जो क्रियार्थक संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? हमें ठहरना। अब क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते किसे हैं? वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती हो, मतलब संज्ञा तो होनी ही चाहिए और साथ में कुछ काम भी होना चाहिए। तो ठहरना, तो ये काम प्रक्रिया हो गई, तो ये हो जाएगी हमारी ठहरना क्रियार्थक संज्ञा।
मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो सर्वनाम में हमारा ये देखना है मुझे किस टाइप का है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मध्य पुरुष में कौन से आते हैं, तुम, अपना, ये सब, और अन्य पुरुष में वह, यह, ये सब, और उत्तम में कौन से आएंगे, मैं और हम। तो मैं पूछा गया है किस टाइप का सर्वनाम है, तो हो जाएगा उत्तम पुरुष। निम्नलिखित में से क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक जिसमें कोई निश्चित हमें पता चल रहा हो, तो निश्चयवाचक में हमारा कौन सा आ जाएगा, यह है। जबकि हम जो है वो किस में आएगा, अभी हमने पढ़ा उत्तम वाचक में, उत्तम पुरुष में, और कोई हमारा अनिश्चय में, क्योंकि कोई है तो निश्चित है ही नहीं, और आप किस में आता है, निजवाचक में, अपने के लिए। निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण कौन सा है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, शांत, मतलब किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, शांत। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो इसमें क्वालिटी क्या बताई जा रही है हमारी, विद्वान। तो विद्वान जो है अगर पूछते विशेषण कौन सा है तो विद्वान हो जाता। अब ये विद्वान किस टाइप का विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी, तो अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होगा, और सकर्मक होगी जिसमें कर्म होता है। तो मुड़ना अगर अकर्मक है तो सकर्मक क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, मोड़ना, ऑप्शन सी। जबकि ये मुड़वाना, किसी से कोई काम करवाना, ये प्रेरणार्थक है, और मुड़ जाना कौन सी है, संयुक्त क्रिया, क्योंकि इसमें दो वर्ड जब यूज होते हैं ना, मुड़ और जाना, और मोड़ तो सिंपल है ही संज्ञा, जबकि इसमें पूछा गया था क्रिया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया है, वहाँ यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, तो माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो उन्होंने मंगवाया है। जब किसी और से हम कोई भी काम कराएंगे तो कौन सी क्रिया होगी, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा पद विकृत नहीं होता है, विकृत का मतलब जो चेंज नहीं होता है, तो हमेशा अव्यय पद होते हैं जिनमें कभी भी विकार नहीं आता है, लिंग, वचन, रूप, पुरुष, काल, कारक, किनकी के कारण भी इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यही पूछा है कौन सा पद विकृत नहीं होता है, तो आ जाएगा अव्यय। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जब, नहीं, इधर, उधर, किंतु, परंतु, तथा, ये सब। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को कितने भाग में बांटा गया है, 13 भाग में। अब ये 13 जो है पूरे बहुत सारे होते हैं, तो इनके नेम याद रखने की तो सबकी ज़रूरत नहीं है, बस ये है मेन, ये याद रख सकते हैं कि कितने भाग में बांटा गया है, 13 भागों में। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा हमारा, हथीनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, तो पुस्तक सिंपल एक रखी हुई है, पुस्तकें होता तो हमारा बहुवचन हो जाता, तो हमारा क्या आ जाएगा, पुस्तक का एक वचन। हिंदी में तो वचन केवल एक वचन और बहुवचन ही होगा, ये जो द्विवचन और त्रिवचन है ये सब होते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट है डैश निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है, तो कौन सा सामान्य भूतकाल का वाक्य है, हमें ये बताना है सिंपल पास्ट का, तो ये आएगा वर्षा हुई, या शायद वर्षा हुई होगी, तो इसमें तो शायद आ गया। वर्षा अभी अभी हुई, ये भी नहीं कि बिल्कुल अभी हुई है, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो जो सामान्य भूतकाल है वो कौन सा आएगा, वर्षा हुई। जबकि कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, इसमें कौन सा है हमारा पूर्ण, और शायद वाले में कौन सा आ जाएगा, संदिग्ध, और अभी अभी में आ जाएगा आसन्न भूत, जो बिल्कुल अभी अभी वर्क हुआ हो। नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जब भी कोई चीज़ अलग होगी तो उसमें हमेशा कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, ऑप्शन ए। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक क्या है, तो कानों सुनी में हमें बताना है कौन सा कारक होगा, तो इसमें होगा हमारा कर्ण कारक। कर्ण का मतलब होता है, इसमें चिन्ह होता है से, जो क्रिया के संबंध का बोध कराता है। तो कानों सुनी मतलब किससे सुनी, कान से सुनी। इसका अगर हम पूरा मीनिंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कान से सुनी, तो कौन सा कारक हो जाएगा हमारा, करण कारक। चौकी का तत्सम शब्द है, तो तत्सम हमने बताया था इसमें से आता है, तो कौन सा लेंगे हम, संस्कृत होगा तत्सम में, और तद्भव में हो जाएगा हमारा
हिंदी वर्ड। तो चौकी का तत्सम संस्कृत में बताना है, चौकी को क्या कहेंगे, तो कहेंगे चतुष्पादिका, मतलब जिसके 4 पैर होते हों। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, खिचड़ी किस टाइप का शब्द है, देशज, तत्सम, विदेशज या तद्भव। तो खिचड़ी है देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता ही नहीं है, बस ये नॉर्मल लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा यूज किए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ, तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो हमेशा शब्द से पहले लगते हैं। तो अति बताना है किसमें यूज नहीं हुआ। अत्यधिक को अगर हम देखें तो कैसे तोड़ेंगे, अति प्लस अधिक, ठीक है, इसमें भी अति यूज हुआ है। अत्यंत को देखें तो अति प्लस अंत, इसमें भी अति यूज हुआ है। अतिरिक्त में भी अति प्लस रिक्त। लेकिन अतिथि को तोड़ें अगर अति प्लस थी, तो थी का कोई मीनिंग नहीं होता। तो अति जो है किसमें यूज नहीं हुआ है, अतिथि में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रत्यय रहित शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है, हमें वो बताना है। तो दर्शनीय, तो इसमें निय हो गया हमारा प्रत्यय, जो प्रत्यय बाद में जुड़ेगा, तो यह जो है इसमें हमारा प्रत्यय हो जाएगा। फिर है भिक्षुक, भिक्षुक उक में उक हो जाएगा हमारा प्रत्यय। कर्तव्य में तव्य प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन दुर्गुण जो है, दुर्गुण में जो है दुर, ये उपसर्ग है ना कि प्रत्यय है। तो प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।